हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 ऑन 2 कॉलम कैश बुक। लेकिन उस क्वेश्चन पर जाने से पहले कल का हमने इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग अधूरा छोड़ा था। ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कंप्लीट किया था इसका, यस और नो। रिसिप्ट साइड में एंट्रीज है, पेमेंट साइड में एंट्रीज है, हमें बस इसे बैलेंस करना था। मैंने कल जाते वक्त कहा था कि ट्राई द बैलेंसिंग ऑन योर ओन। अगर आपने बैलेंसिंग किया है तो वेरी गुड, राइट। चेक करो कि आपका बैलेंस का आंसर एंड मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं, राइट। तो कल हमने क्वेश्चन के रिसिप्ट्स में एंट्रीज की थी। कैश में 2 एंट्रीज है, बैंक में 2 एंट्रीज है ऑन द रिसिप्ट साइड, राइट। पेमेंट साइड में कैश कॉलम में देयर आर 6 एंट्रीज एंड बैंक कॉलम में देयर इज ओनली 1 एंट्री। तो हमें क्या करना है, कैश बुक को 2 कॉलम कैश बुक को बैलेंस करना है। कल वाला क्वेश्चन हम आज बैलेंस कर रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 पर चलते हैं, राइट। तो बैलेंसिंग के लिए मैं शुरुआत करूंगा विद बैंक कॉलम। तो मैं शुरुआत करूंगा विद बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल, जिसमें एक ही आइटम में तो टोटल आ रहा है 1200। सेम बैंक कॉलम का रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में जो 2 आइटम है उनको मैं ऐड करूंगा तो टोटल आ रहा है 35,000। तो क्रेडिट का टोटल है 1200, डेबिट का टोटल है 35,000। तो दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है मैं दोनों तरफ लिखूंगा एज द टोटल अमाउंट इन द बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में मैंने रिसिप्ट्स में एंड पेमेंट में दोनों तरफ 35,000 लिख लिया। पेमेंट में 35,000, रिसिप्ट्स में 35,000। इज इट क्लियर? बड़ी अमाउंट लिखी। तो फर्स्ट काम मैंने क्या किया, रफली पेमेंट्स की टोटल ली, रफली रिसिप्ट साइड की टोटल ली बैंक कॉलम की, राइट। बड़ी अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में दोनों तरफ लिखा एज द फाइनल टोटल। अब मैं क्या करूंगा, रफ वर्क करूंगा। बड़ी अमाउंट 35,000 माइनस छोटी अमाउंट 1,200, डिफरेंस आ रहा है 33,800। इस डिफरेंस को उठाऊंगा एंड मैं पेमेंट की तरफ, जिस तरफ टोटल छोटी आ रही है 35,000 बड़ा है, 1200 छोटा है, तो जो डिफरेंस है वो छोटी तरफ, तराजू जैसे तोलते हैं ना, जिस तरफ वजन कम है उस तरफ हम ज्यादा वजन रखते हैं। तो इस तरफ 35,000 वजन है, उस तरफ 1,200 वजन है, तो वजन कौन सी तरफ कम है, ऑन द पेमेंट साइड। तो ये जो डिफरेंस है मैं पेमेंट साइड में लिखूंगा एज बैलेंसिंग फिगर 33,800। इज इट क्लियर? तो बैंक का डिफरेंस या बैंक का बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ इज 33,800। सेम वे मैं क्या करूंगा, कैश कॉलम को बैलेंस करूंगा। तो फिर से मैं कैश कॉलम के पेमेंट साइड के आइटम्स को ऐड कर रहा हूं, उनको ऐड करने पर टोटल आ रही है 66,300, राइट। सेम वे मैं कैश कॉलम के रिसिप्ट्स के आइटम को ऐड कर रहा हूं, उनकी टोटल आ रही है 70,000। तो 70,000 एंड 66,300 मुझे 2 अमाउंट्स मिली, राइट, कैश की। रिसिप्ट्स टोटल 70,000, पेमेंट टोटल 66,300। तो इनमें से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 70,000। तो मैं फटाफट क्या करूंगा, टोटल कॉलम में दोनों तरफ 70,000 लिखूंगा। बड़ी अमाउंट हमेशा टोटल में लिखनी है एंड रफली फिर से बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, डिफरेंस आ रहा है 3,700। 70,000 माइनस 66,300, डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया 3,700। तो जो कैश का डिफरेंस है या कैश का बैलेंसिंग फिगर है 3,700। इस बैलेंसिंग फिगर को मैं कौन सी तरफ लिखूंगा, इस बैलेंसिंग फिगर को मैं फिर से पेमेंट की तरफ लिखूंगा, क्योंकि पेमेंट का टोटल 66,300 यानी कि छोटा है। तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूं पेमेंट साइड में 3,700, राइट। नथिंग बट कैश का डिफरेंस आ रहा है या कैश का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,700। मतलब इस महीने के एंड में, जनवरी महीने के एंड में कैश में 3,700 रुपए बचे एंड बैंक में 33,800 रुपीज बचे। तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे एंड इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे उसके सामने, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड उस बाय बैलेंस कैरिड डाउन को हम जनवरी महीने का आखिरी डेट यानी कि 31st लिखेंगे। तो 31st यानी कि जनवरी महीने के एंड में मेरे पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन बच रहा है कैश कॉलम में 3,700, बैंक कॉलम में 33,800। नथिंग बट जनवरी महीने के एंड में अगर मैं कैश खोल के देखूंगा, ड्रॉवर, कैश का ड्रॉवर खोल के देखूंगा तो उसमें 3,700 है। एंड अगर मैं बैंक में जाके बैंक को पूछूंगा कि कितना पैसा है मेरे अकाउंट में, तो बोलेंगे 33,800 आपके अकाउंट में है। यस और नो? तो ये हमें जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस मिला या जनवरी महीने के एंड का बैलेंस मिला। इमीडिएटली इस बैलेंस को मैं उठाऊंगा, राइट, एंड क्या करूंगा, मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा या ब्रॉट डाउन करूंगा ऑन द रिसिप्ट साइड एज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में 3,700, बैंक कॉलम में 33,800 एंड इसकी जो डेट है वो हम लिखेंगे नए महीने का 1 तारीख। तो अभी हमने कैश बुक बनाया था जनवरी महीने के लिए, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसे मैं डेट लिखूंगा February 1। क्या लिखा, February 1, जनवरी के बाद अगला महीना। तो जो जनवरी महीने बचा हुआ पैसा था 3,700 एंड 33,800 मैंने जनवरी से उठाया,
एंड फरवरी में लेके आया, एज सिंपल एज दैट। यहां तक क्लियर है? तो इस कैश बुक का हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल गया मतलब यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वंस वी राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वी आर डन विद द क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, अनसॉल्व क्वेश्चन 1 है, उस पर चलते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो अनसॉल्व है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दिया, आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए कहा है, उसे डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया उन्होंने, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। 2 कॉलम कैश बुक फिर से बनाना है, राइट। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ, राइट। तो मेरा फॉर्मेट इस तरह बनेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, राइट। रिसिप्ट्स में वही रिसिप्ट्स, डेट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट नंबर LF, कैश बैंक, पेमेंट भी में वही डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर LF, कैश बैंक, राइट। एंड दोनों तरफ डेट कॉलम में कौन से मंथ के लिए हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2018 जनवरी, ईयर पहले, मंथ बाद में, 2018 जनवरी के लिए हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों तरफ डेट कॉलम में मैंने 2018 जनवरी लिख लिया। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब, एक एक करके मैं ट्रांजैक्शंस पढ़ूंगा, 1 तारीख से लेके लास्ट डेट तक जो जो ट्रांजैक्शन दिए है, सोचूंगा कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर आ रहा है तो वो कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है, जा रहा है तो कैश से जा रहा है या बैंक से जा रहा है। पैसे का हिसाब करना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वो दे रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। तो आपने बिजनेस की शुरू की एंड बिजनेस में आपने 1,20,000 कैश लाई। तो बिजनेस में कैश आ रही है, यस और नो। तो इसकी एंट्री कहां करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस ऑन द रिसिप्ट साइड, यस और नो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब आप घर से कैश बिजनेस में लेके आए, तो बिजनेस में कैश आ रही है। अब कैश जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। नथिंग बट मैंने बिजनेस में 1,20,000 कैश दी एज द कैपिटल। तो ये जो कोई भी इस बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस में क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया एज हिज कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो हमारा अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस होता है, हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। तो हमें हमेशा सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है या बिजनेस से क्या जा रहा है। तो यहां पर बिजनेस में कैश आ रही है, तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो मुझे इसे कौन से तरफ रिकॉर्ड करना चाहिए, रिसिप्ट की तरफ, यस और नो। एंड कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए, कैश कॉलम में, क्योंकि वो कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब मैंने बिजनेस में कैश लाई, यस और नो। ये क्लियर है? तो 1 तारीख के ट्रांजैक्शन को क्या हो रहा है कि आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने कैश के साथ बिजनेस की शुरुआत की, बिजनेस में कैश आई, तो कैश आ रही है तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट साइड। ये क्लियर है? तो मैं 1 तारीख के ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूं, रिसिप्ट्स में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 1 तारीख टू कैपिटल अकाउंट। वाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो कैश बिजनेस में आई टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना, 1,20,000। मैंने कौन से कॉलम में लिखा, कैश कॉलम में लिखा। वाई कैश कॉलम, क्योंकि वो कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस की शुरुआत की, राइट। एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही नरेशन है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। तो 1 तारीख को मैंने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, कैश कॉलम में 1,20,000, राइट। ये क्लियर है कि पैसे आए, बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसे आए, तो इट इज रिसिप्ट्स, एंड कैश आई, इसलिए कैश कॉलम में लिखा, राइट। तो ये 1 तारीख की ट्रांजैक्शन सिंपल थी। चलते 3 तारीख की ट्रांजैक्शन, वो कह रहे कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश डिपॉजिट की, मतलब जो ड्रॉवर था आपके बिजनेस का, उसमें से 50,000 रुपए निकाले एंड बैंक खाते में जाके जमा कर दिए। तो 50,000 रुपया बैंक यानी कि आपके बिजनेस कैश से निकाल रहे हो, जो आपका ऑफिस है या फिर आपका दुकान है, उस दुकान के ड्रॉवर से आप 50,000 रुपये निकाल रहे हो एंड बैंक में जाके 50,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द कैश एंड द बैंक। कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो देयर इज कैश फैक्टर ऑल्सो एंड देयर इज अ बैंक फैक्टर ऑल्सो, कि कैश जा रही है, कहाँ जा रही है, बैंक में जमा हो रही है। तो कैश जा रही है एंड बैंक में जमा हो रही है, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। तो जब भी कैश एंड बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगी तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब हमें कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कि कैश जा रही है वो भी रिकॉर्ड करना है एंड बैंक में पैसे आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करना है, कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग कैश बुक
विथ 2 कॉलम कि हम कैश का भी हिसाब कर रहे हैं, बैंक का भी हिसाब कर रहे हैं। सो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन कैश एंड बैंक, वो हमें दोनों तरफ लिखना पड़ेगा कि कैश जा रहा है वो भी रिकॉर्ड करो, बैंक में पैसे आ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करो, यस और नो, बिकॉज हमारा 2 कॉलम कैश बुक है, हम कैश के साथ साथ बैंक का हिसाब भी कर रहे हैं, राइट। तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी या जब भी कैश एंड बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगी तो वी हैव टू पास अ कॉन्ट्रा एंट्री। बट उसे पास करने के लिए मैंने कहा था कि कंफ्यूजन, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपली स्टेप्स को फॉलो करो। मैंने कहा था कि पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, या जो पहला कंसेप्ट आपको फॉलो करना है कॉन्ट्रा देते वक्त, कि जस्ट फॉलो द कैश। कैश के साथ क्या हो रहा है वो फॉलो करो, दूसरा एंट्री आप उसको अपोजिट करके कर सकते हो, जैसे हमने पहले 3 सम्स में किया था, यस और नो, कि जस्ट फॉलो कैश। कैश के साथ क्या हो रहा है वो समझो, बैंक का एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका, राइट। तो यहां पर हो क्या रहा है, मैं फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, कैश पेड इनटू बैंक, मैंने जेब से 50,000 निकाले या ड्रॉअर से 50,000 निकाले, बैंक में जाके 50,000 रुपए जमा कर दिए, राइट। तो मुझे बस कैश का हिसाब करना है, राइट। इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, ये क्लियर है सबको। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। इधर आप कैश बैंक में जमा कर रहे हो या बैंक से कैश निकाल के आप ड्रॉवर में यानी कि बिजनेस में लेके आ रहे हो। बैंक से पैसे निकाले बिजनेस में लेके आए, या बिजनेस से पैसे निकाले एंड बैंक में जमा किए। कैश बैंक में जा रही है या बैंक से कैश बिजनेस में आ रही है, वहां पर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। सो व्हेन कैश एंड बैंक आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, वहां पर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। ये क्लियर है? तो समझते इसे कैसे करना है। तो मैंने कहा कि जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश को फॉलो करो कि कैश के साथ क्या हो रहा है। तो मैंने दुकान से, ड्रॉवर से, ऑफिस से कैश निकाली, ये जेब से कैश निकाली, बैंक में जमा की। तो मुझे बताओ कैश आ रही है जा रही है? आंसर इज कैश जा रही है। मैं बैंक में कैश जमा कर रहा हूं तो कैश इज गोइंग आउट, यस और नो। तो कैश जाने की मुझे एंट्री करनी है। तो कैश जाने की एंट्री में रिसिप्ट्स में करूंगा या पेमेंट में करूंगा? सिंपल आंसर है पेमेंट में करूंगा। पैसा दे रहा हूं तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड, यस और नो। तो पेमेंट में कैश जाने की एंट्री करनी है। अब कैश कहां जा रही है? बैंक में। तो मैं ऑपोजिट फैक्टर इज बैंक, कीप इन माइंड, यस और नो। एंड क्या जा रहा है मेरे पास से? कैश। तो मैं अमाउंट कैश कॉलम में लिखूंगा एंड ऑपोजिट फैक्टर का नाम लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, राइट। तो मैं फटाफट क्या कर रहा हूं, 3 तारीख के ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट साइड में आ रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं डेट 3 तारीख, 3 तारीख के सामने लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट। वाई बाय बैंक अकाउंट? क्योंकि मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, ऑपोजिट नाम लिखते हैं, यस और नो, गेटिंग इट और नॉट। कि कैश गई कहां गई? बैंक में गई, तो बाय बैंक अकाउंट। एंड पैसे कहां से कम हुए? कैश कॉलम से कम हुए या बैंक कॉलम से कम हुए? तो हमने कैश जमा की, तो कैश कॉलम में आई राइट द अमाउंट 50,000, क्योंकि कैश से 50,000 रुपए कम हुए, राइट। तो 3 तारीख का जो मेरा एंट्री है, मैं कैश को पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कैश जा रही है, इसलिए पेमेंट में लिखा। 3 तारीख बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 50,000 एंड नीचे में नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या लिख रहा हूं? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने कैश बैंक में जमा कर दी, राइट। बट ये हमारा एक ही एंट्री हुआ, कॉन्ट्रा है, यहां पर कॉन्ट्रा है, यस और नो। कैश बैंक दोनों इन्वॉल्व है, तो मुझे इसका दूसरा एंट्री भी इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो अगर पहला एंट्री मेरा पेमेंट में है तो इसका ऑपोजिट मुझे रिसिप्ट्स में करना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि एंट्री विच अपीयर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट में भी दिखेगा एंड रिसिप्ट्स में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी मैंने कैश जाने की एंट्री की, कैश कहां गई? बैंक में गई, तो उसके ऑपोजिट मुझे बैंक में पैसा आने की, बैंक में कैश आने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। बट उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहला ही एंट्री कर लिया, कैश गया, कहा गया? बैंक में गया, तो कैश से 50,000 कम हुए एंड वो बैंक में गए, तो मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 50,000। यही एंट्री को मैं उल्टा रिवर्स करके इस तरफ लिखूंगा, तो मैं रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं, फिर से डेट कॉलम में लिख रहा हूं 3 तारीख, राइट। यहां पर मैंने लिखा है बाय बैंक अकाउंट, मैंने पेमेंट में लिखा है बाय बैंक अकाउंट, तो रिसिप्ट में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट, उसका उल्टा बाय बैंक का उल्टा टू कैश अकाउंट, राइट। वहां पर मैंने अमाउंट कैश कॉलम में लिखी है, तो उसका उल्टा यहां पर अमाउंट में बैंक कॉलम में लिखूंगा 50,000। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कैश गई, इसलिए पेमेंट में कैश कॉलम में एंट्री हुई। कैश कहां गई? बैंक में आई या बैंक में गई, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में 50,000 रुपए जमा हुए। कैश कॉलम से पैसे गए, बैंक कॉलम में पैसे आए, बट बैंक में पैसे कहां से आए? टू कैश, यस और नो। एंड नीचे वही नरेशन में लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड एक चीज आपको विदाउट फेल करना है कि दोनों तरफ एलएफ में आपको सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री बतानी पड़ेगी। तो एलएफ कॉलम में मैं पेमेंट में भी सी लिख रहा हूं एंड रिसिप्ट्स में भी मैं सी लिख रहा हूं। सी का मतलब है दिस इज आर कॉन्ट्रा एंट्री, कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट इस तरफ है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट इस तरफ है।
यस और नो, कॉन्ट्रा, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, डेट सेम है, नरेशन सेम है, इज इट क्लियर, गेटिंग इट। तो ये फिर से रिपीट करो, रिवाइज करो, क्योंकि एज ए सेड कि आपको एग्जाम में 2 कॉलम कैश बुक आता है एंड कॉन्ट्रा एंट्री के 2 कम से कम ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तो इनको कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट। चलते हैं 3 तारीख के बाद, अब 5 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट। वेरी सिंपल, आपने साक्षी से गुड्स खरीदे, कैसे, उधार, ऑन क्रेडिट। क्या कह रहे, साक्षी से उधार गुड्स खरीदे, मतलब आपने जेब से पैसे दिए क्या, आंसर इज नो। आपके पास गुड्स आए बट पैसे गए क्या, आंसर इज नो, उधारी है, मतलब ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। तो इसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन परचेज बुक, जो हमने इससे पहले किया था कि गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट पर खरीदा, तो गुड्स अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो वो परचेज बुक में जाएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, तो मैं इसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड या कैश बुक के रिसिप्ट पेमेंट पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मैंने गुड्स खरीदे बट पैसे दिए क्या, आंसर इज नो। गुड्स आए बट पैसे नहीं गए, उधारी है, तो उधार अगर गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करो, कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं कि इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, तो मैं इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, हम कैश बुक ही मेंटेन कर रहे हैं, परचेज बुक के सम्स अलग है, परचेज बुक उन्होंने कहा है क्या बनाने के लिए, नहीं, तो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये क्लियर है। तो इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो इसे इग्नोर कर रहा हूं, चल रहा हूं 6 तारीख की ट्रांजैक्शन पे। तो 6 तारीख को वो कह रहे सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹20,000। मैंने दिवाकर को गुड्स बेचे एंड दिवाकर ने मुझे बेरर चेक दिया, तो दिमाग में ठूस लो, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। क्या लिखोगे, क्या समझोगे, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। जब भी आपको बेरर चेक मिलेगा, नथिंग बट आपको कैश मिली, दिमाग में सिंपल डाल दो, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, रिपीट करो 4-5 बार, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मैं सिंपली अब जब मैं ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड कैश, गुड्स बेचे, कैश मिली, कितनी, 20,000। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, बेरर चेक को मैं सिंपली कह रहा हूं कैश, तो मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त बेरर चेक को इग्नोर किया, बेरर चेक की जगह बोल रहा हूं कैश, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड कैश ₹20,000, दिवाकर को गुड्स बेचे, कैश मिली। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, तो यहां पर गुड्स बेच रहे हो, कैश मिल रही है, तो कौन सी तरफ एंट्री होनी चाहिए, रिसिप्ट्स की तरफ, यस और नो। गुड्स बेच के कैश मिली, तो मैं इसे रिसिप्ट में रिकॉर्ड करूंगा, बट अमाउंट कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा, अमाउंट कैश कॉलम में, क्योंकि वो बोल रहे हैं बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, कैश मिली। मैंने ट्रांजैक्शन में ही पढ़ते वक्त उसे बोला सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, ये दिमाग में फिट कर दो, बेरर चेक मिल रहा है मतलब कैश मिल रही है, तो मुझे कैश मिली, मैंने गुड्स बेचा, कैश लिया, ये क्लियर है, राइट। तो इसको मैं रिकॉर्ड कहां करूंगा, ऑन द रिसिप्ट साइड, अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश कॉलम। बट मुझे कैश क्यों मिल रही है, गुड्स बेच के, सेल्स की वजह से मुझे कैश मिल रही है, तो ऑपोजिट नाम है सेल्स, राइट। तो मैं 6 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, रिसिप्ट्स में आ रहा हूं, रिसिप्ट्स में लिख रहा हूं 6 तारीख टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 20,000, नीचे नरेशन बीइंग रिसीव्ड बेरर चेक, या बीइंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड बेरर चेक, इज इट क्लियर, या बीइंग कैश सेल्स या बीइंग गुड्स सोल्ड। तो नरेशन क्या देना है, रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन आप लिख सकते हो, राइट। तो 6 तारीख की ट्रांजैक्शन टू सेल्स, कैश कॉलम में 20,000, बीइंग रिसीव्ड बेरर चेक या बीइंग कैश सेल्स आप लिख सकते हो, ये क्लियर है। अब चलते हैं 6 तारीख के बाद 10 तारीख की ट्रांजैक्शन। 10 तारीख को वो कह रहे पेड टू साक्षी कैश ₹20,000। अब साक्षी के साथ हमने 5 तारीख को ट्रांजैक्शन की थी कि साक्षी को हमने उधार गुड्स परचेस किए थे, साक्षी से हमने उधार गुड्स परचेस किए थे, तो उधार खरीदे थे, हमने उसको पैसे नहीं दिए थे, तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की थी 5 तारीख की ट्रांजैक्शन। बट अब 10 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं कि आपने साक्षी को आज पैसे दे दिए, तो जो 5 तारीख को हमने गुड्स खरीदे थे, 5 तारीख को जो गुड्स उधार खरीदे थे उसका पेमेंट मैं आज कर रहा हूं, तो आज मेरे जेब से एक्चुअली 20,000 रुपए जा रहे हैं, तो आई नीड टू रिकॉर्ड इट इन माई कैश बुक कि मैं जेब से 20,000 रुपीज निकाल रहा हूँ एंड साक्षी को दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये जो मैंने तुमसे उधार गुड्स खरीदे थे ये उसके 20,000 रुपीज ले लो। सो आई एम पेइंग अ कैश टू साक्षी, मैं कैश किसे पे कर रहा हूँ, साक्षी को पे कर रहा हूँ, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, आंसर इस पैसा जा रहा है, आई एम पेइंग कैश, मैं कैश दे रहा हूँ, तो मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी ऑन द पेमेंट साइड, यस और नो। एंड कौन से कॉलम में मैं लिखूंगा अमाउंट, कैश कॉलम में, क्योंकि वो कह रहे पेड टू साक्षी कैश 20,000, तो पेमेंट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है, कैश कॉलम में अमाउंट आएगी, बट ऑपोजिट पर्सन का नाम क्या लिखोगे या ऑपोजिट पार्टी का नाम क्या लिखोगे, साक्षी। तो मैं 10 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट साइड में आ रहा हूं, 10 तारीख बाय साक्षी अकाउंट, कैश कॉलम में 20,000, नीचे नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश पेड, बीइंग व्हाट, कैश पेड। क्लियर है, सिंपल है। उन्होंने आपको कहा था 10 तारीख को पेड
टू साक्षी कैश, मैंने साक्षी को कैश पे किया तो बस मैंने उठाया, पेमेंट में एंट्री कर ली कि ठीक है, किससे पे किया, साक्षी को पे किया। कैसे पे किया, कैश से पे किया, यस और नो। तो कैश में से 20,000 कम हुए, किससे पे किया, साक्षी को। क्या तारीख को पे किया, 10 तारीख को। नरेशन में लिखा बीइंग कैश पेड, राइट, सिंपल है। 10 तारीख के बाद 14 तारीख, ध्यान से सुनो, 14 को कह रहे हैं चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कह रहे हैं, चेक रिसीव्ड ऑन December 6। तो 6 तारीख को हमें जो चेक मिला था दिवाकर से, वो चेक हमने बैंक में जमा किया। तो 6 तारीख की ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स दिवाकर एंड रिसीव्ड बेरर चेक। तो 6 तारीख को हमें दिवाकर से बेरर चेक मिला था। कौन सा चेक मिला था, बेरर चेक मिला था। मतलब क्या मिला था, कैश मिला था। तो वही बेरर चेक यानी कि ही कैश मैं आज 14 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको कहा था कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो 6 तारीख को हमें बेरर चेक यानी कि कैश मिली थी, वही कैश आज 14 तारीख को मैं बैंक में जमा कर रहा हूं। तो यहां पर चेक कंसेप्ट भूल जाओ दिमाग से। आपको 6 तारीख को बेरर चेक मिला था तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मैं 14 तारीख को वही बेरर चेक यानी कि कैश बैंक में जमा कर रहा हूं। तो नथिंग बट मुझे कैश बैंक में जमा करने की एंट्री करनी है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मुझे 14 तारीख को कैश बैंक में जमा करने की एंट्री करनी है, क्योंकि 6 तारीख को हमें बेरर चेक यानी कि कैश मिला था। तो बेरर चेक हमने कैश में रिकॉर्ड किया है कि सेल्स करके कैश में 20,000 रुपए लिखे हमने। तो वही 20,000 कैश में उठा रहा हूं एंड बैंक में जमा कर रहा हूं। बेरर चेक बैंक में जमा कर रहा हूं, मतलब बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, कैश बैंक में जमा कर रहा हूं। तो यहां पर फिर से कैश एंड बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, सो इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री हमें करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर। तो बेरर चेक बैंक में गया मतलब कैश बैंक में गई, तो कैश एंड बैंक के बीच में इट इज अ लेन देन, तो इसका हमें कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों तरफ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट जब कॉन्ट्रा एंट्री दोगे तो मैंने क्या कहा था, थिंक अबाउट कैश फर्स्ट, कि कैश आ रही है या कैश जा रही है। तो हमने कैश बेरर चेक यानी कि कैश बैंक में जमा किया, तो कैश जा रही है। तो कैश जाने की एंट्री में पहले कौन सी तरफ करूंगा, पेमेंट की तरफ। कैश कहां जा रही है, बैंक में जा रही है, तो मैं ऑपोजिट लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, राइट। एंड कौन से कॉलम में अमाउंट आनी चाहिए, कैश कॉलम में। तो इसी कंसेप्ट पे मैं 14 तारीख का एंट्री उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 14। कहां गए पैसे, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। कहां से गए, कैश से, तो कैश कॉलम में 20,000, क्योंकि चेक 20,000 का था। देखो 6 तारीख को दिवाकर से जो बेरर चेक आया था वो 20,000 का था। 20,000 बेरर चेक इज इक्वल टू 20,000 कैश। इज इट क्लियर। तो मैंने क्या किया, बैंक में 20,000 कैश जमा की। नीचे नरेशन में लिखो बीइंग बेरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन में यू कैन मेंशन बेरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट कंसेप्ट एंट्री करते वक्त बेरर चेक को बेरर चेक नहीं मानना है, कैश मानना है, तो ही एंट्री सही बनेगी। इज इट क्लियर। तो आपको ज्यादा फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेशन में यू कैन राइट कि वो जैसा कह रहे हैं बेरर चेक डिपॉजिटेड, वैसे ही बेरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड एज आई सेड कि हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इमीडिएटली मुझे इसका ऑपोजिट एंट्री करना पड़ेगा कि कैश गया, कहां गया, बैंक में गया, राइट। तो उसका ऑपोजिट एंट्री में आ रहा हूं ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट में लिख रहा हूं 14th, राइट। यहां पर लिखा था मैंने बाय बैंक अकाउंट, तो उसका ऑपोजिट में यहां पर क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, राइट। यस और नो। तो टू कैश अकाउंट। यहां पर मैंने कैश कॉलम में 20,000 लिखे थे, तो उल्टा यहां पर मैं बैंक कॉलम में 20,000 लिख रहा हूं। इज इट क्लियर। तो जो यहां पर लिखा है पेमेंट साइड में लिखा है, उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं एंड रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं। डेट वही रहेगी 14th। बाय बैंक के जगह रिसिप्ट में मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। वहां पर कैश कॉलम में मैंने 20,000 लिखे हैं, रिसिप्ट्स में मैं बैंक कॉलम में 20,000 लिखूंगा। तो इसका सिंपल लॉजिकल मतलब है कि बैंक में 20,000 जमा हुए, कहां से आए, कैश से आए, राइट। एंड नरेशन सेम होगा दोनों तरफ, बीइंग अ बेरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन वही रहेगा। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सी लिखो एलएफ कॉलम में दोनों तरफ, राइट। सी यानी कि कॉन्ट्रा। ये क्लियर है। तो हमारा 14 तारीख का भी ट्रांजैक्शन सिंपल था। 14 तारीख के बाद चलते हैं ऑन 18th, 18 तारीख के ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, मैंने शिवाजी को गुड्स उधार बेचे। तो फिर से आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उधारी है, ना पैसे आए ना पैसे गए, तो इस ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मैंने उस पर क्रॉस मार्क कर दिया कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बीइंग इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बुक में हम केवल नगद ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, पैसा आने की या पैसा देने की एंट्री करेंगे। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कैश बुक में होगी ही नहीं, क्योंकि कैश क्रेडिट में पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है।
क्रेडिट में क्या इन्वॉल्व है? उधारी है। मैंने गुड्स बेचे, सामने वाले ने कहा कुछ दिनों बाद पैसे दूंगा। मैंने गुड्स लिए और मैंने सामने वाले को कहा कुछ दिनों बाद पैसे दूंगा, तो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, इसलिए वो कैश बुक यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये क्लियर है? तो मैंने 18 तारीख के ट्रांजैक्शन पर क्रॉस कर दिया, उसे इग्नोर करो, 20 तारीख के ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, विच इज सिंपल, कार्टेज पेड इन कैश। मैंने कार्टेज पे किया, राइट? कार्टेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, हमाली, राइट? हमाली को कार्टेज कहते हैं, राइट? तो मैंने हमाली पे कर दी, कार्टेज पे कर दिया, कितना? 500 रुपीज। तो पे किया, तो वेरी सिंपली वो कह रहे हैं पे कर लिया, तो कौन सी तरफ एंट्री होनी चाहिए? पेमेंट। कैसे पे किया? तो इन कैश। तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखनी चाहिए? कैश कॉलम में। तो हमारी साइड क्लियर है कि पेमेंट पे एंट्री होगी, कॉलम क्लियर है। ऑपोजिट क्या नाम लिखोगे? क्या पे कर रहे हो? कार्टेज, तो बाय कार्टेज लिखोगे। तो हमारा साइड भी क्लियर है, कॉलम भी क्लियर है, ऑपोजिट नाम भी क्लियर है। तो मैं 20 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं एंड मैं पेमेंट की तरफ आ रहा हूं, लिख रहा हूं 20th बाय कार्टेज अकाउंट, कैश कॉलम में 500, नीचे लिख रहा हूं बीइंग पेड फॉर कार्टेज या बीइंग कार्टेज पेड। सिंपल है। तो 20 तारीख को वो कह रहे कार्टेज पेड, तो पेड है, पेमेंट में लिखो। बाय कार्टेज कैसे पे किया? कैश में पे किया। नरेशन में भी वही बीइंग कार्टेज पेड। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन थी। 20 तारीख के बाद चलते हैं 22 तारीख। 22 तारीख को वो कह रहे हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी। शिवाजी से आपको कैश मिले। अगर आप देखोगे तो 18 तारीख को हमने शिवाजी को उधार गुड्स बेचे थे, मतलब शिवाजी ने तब पैसे नहीं दिए थे, उधारी थी शिवाजी के नाम पर। आज 22 को शिवाजी हमारे पास आया और शिवाजी ने हमें 12,000 रुपीज दिए। क्या दिया? कैश। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, मतलब हमें कैश मिली। तो वेरी सिंपल, कैश मिल रही है तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे, तो हमारा साइड क्लियर है। क्या मिला? कैश, तो उसकी अमाउंट कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे तो अमाउंट भी क्लियर है। किसने दिया? शिवाजी ने दिया, तो नाम के सामने या अमाउंट में या जो रिसिप्ट कॉलम है उसमें क्या नाम लिखोगे? शिवाजी। तो मेरा साइड क्लियर है, कॉलम क्लियर है एंड ऑपोजिट पर्सन या ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्लियर है, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा? 22 तारीख के ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, रिसिप्ट्स में लिखूंगा 22 तारीख, टू शिवाजी से पैसे आए तो टू शिवाजी अकाउंट एंड कैश मिली 12,000, तो कैश कॉलम में मैंने लिखा 12,000, नरेशन में बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश मिली, यस और नो। क्लियर है? सिंपल है। 22 तारीख के बाद चलते हैं 27 तारीख। कमीशन रिसीव्ड 5,000, कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब क्या मिला? कि कमीशन के लिए पैसे मिले, यस और नो। किसी के साथ आपका कोई डीलिंग था, वो डीलिंग कंप्लीट हुई तो उसने आपको 5,000 रुपया कमीशन दिया। तो कमीशन मतलब वो क्या देगा आपको? वो पैसा देगा ना, कमीशन। वो आपके हाथ में 5,000 रखेगा और बोलेगा आपका कमीशन, यस और नो। तो आपके हाथ में 5,000 आए, क्या आई? उन्होंने नहीं बोला चेक, मतलब कैश आया, यस और नो। तो मुझे कमीशन मिला, इन विच फॉर्म? कैश फॉर्म। अब मुझे कैश मिल रही है या मैं दे रहा हूं? तो मुझे मिल रही है, कमीशन मिल रहा है मतलब कैश मेरी जेब में आएगी, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन द रिसिप्ट साइड। मुझे कमीशन मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, तो साइड क्लियर है। कैसे मिल रहा है? उन्होंने चेक या बैंक का जिक्र नहीं किया, मतलब आपको कैश में मिला है, मतलब मैं अमाउंट कैश कॉलम में लिखूंगा। एंड क्यों मिल रहा है? ऑपोजिट अकाउंट कौन है? कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट। तो मेरा तीनों चीजें क्लियर है कि साइड क्लियर है, कॉलम क्लियर है एंड ऑपोजिट अकाउंट क्लियर है। तो मैं 27 तारीख के ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, रिसिप्ट्स में आऊंगा, लिखूंगा 27 तारीख, टू कमीशन अकाउंट, कैश कॉलम में 5,000, नरेशन में बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ये भी क्लियर है। तो 27 तारीख भी सिंपल था। 27 तारीख के बाद चलते हैं ऑन दी 30 तारीख, लास्ट ट्रांजैक्शन, ड्रीव कैश, कैश निकाली फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। मतलब जो ओनर है इस बिजनेस का जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस ओनर ने बिजनेस से कैश निकाली, 2,000 रुपये कैश निकाली, घर लेके गया। पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से 2,000 रुपये निकाले, तो इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज, पर्सनल, ये जब भी आएगा पर्सनल वस्तु या गुड्स आपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाले या डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकाले, मतलब आप बिजनेस से कोई भी पैसा, गुड्स, सामान घर लेके जाओगे, बनेगा ड्राइंग्स। उन सब के लिए एक ही अकाउंट है, ड्राइंग्स, यस और नो। तो जो ओनर है उसने बिजनेस के ड्रॉवर में से 2,000 रुपये निकाले, घर लेके गया, इट इज ड्राइंग। ड्रीव, ड्रीव मतलब निकाले। कहाँ से निकाले? बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले। हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस से पैसे गए? आंसर इज बिजनेस से पैसे गए, तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पेमेंट साइड। बट कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा? तो उन्होंने बोला है ड्रीव कैश, तो
तो कैश कॉलम में अमाउंट लिखूंगा, तो मेरा साइड क्लियर है, कॉलम क्लियर है। व्हाट इज द अपोजिट अकाउंट? तो अपोजिट अकाउंट इज ड्राइंग्स। पैसे निकाले, क्यों निकाले, रीजन क्या है, ड्राइंग्स। तो ये तीनों चीजें मेरी क्लियर है। तो मैं 30 तारीख के ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 30 तारीख, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश कॉलम में 2000, नीचे बिंग ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, नरेशन। इज इट क्लियर? तो 30 तारीख के ट्रांजैक्शन भी सिंपल थी, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। सो 30 तारीख कंप्लीट हुआ, मतलब वी आर डन विथ ऑल द ट्रांजैक्शन। इन सबको आपको फिर से रिवाइज करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग, जर्नल को भी रिवाइज करते रहो, राइट। मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, जितना रिवीजन करोगे उतना आपका अकाउंटिंग स्ट्रांग बनेगा, सेल्फ प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर होगा। इज इट क्लियर? तो वी आर डन विथ ऑल दी पोस्टिंग। अब हमें क्या करना है, फटाफट हमें कैश बुक को क्लोज करना है, राइट। तो क्लोज करने के लिए आई स्टार्ट विद द बैंक, राइट। पहले मैं बैंक को बैलेंस करता हूं, बैंक का रिसिप्ट साइड, बैंक का पेमेंट साइड, फिर मैं कैश का रिसिप्ट एंड कैश का पेमेंट एक के साथ एक मैच करके बैलेंस करूंगा। तो फर्स्ट आई एम बैलेंसिंग बैंक कॉलम, मैं बैंक कॉलम को बैलेंस कर रहा हूं, स्टार्टिंग द टोटल विद द पेमेंट साइड ऑफ बैंक। बट वहां पर पेमेंट में एक भी एंट्री नहीं है, बैंक के पेमेंट में देयर इज नो एंट्री, तो बैंक के पेमेंट का टोटल यानी कि क्रेडिट का टोटल इज 0। यस और नो? एंड अगर बैंक के रिसिप्ट साइड में देखूंगा तो देयर आर 2 एंट्री, 50,000 एंड 20,000, उनका टोटल इज 70,000, राइट। तो क्रेडिट साइड इज 0 एंड डेबिट साइड इज 70,000। तो बड़ा अमाउंट क्या है, 0 बड़ा है या 70,000 बड़ा है? 70,000 बड़ा है। यस और नो? 0 इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट, 70,000 इज द बिगेस्ट अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में दोनों तरफ 70,000 लिखूंगा एंड 70,000 माइनस 0, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 70,000 माइनस 0, डिफरेंस आ रहा है 70,000। बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, 70,000 माइनस 0, डिफरेंस इज 70,000। इस डिफरेंस को मैं कौन सी तरफ लिखूंगा, जो साइड छोटी है। तो कौन सी साइड छोटी है, पेमेंट, क्रेडिट साइड छोटी है, तो 70,000 को उठाऊंगा, पेमेंट में लिखूंगा 70,000। बैलेंसिंग, तराजू दोनों तरफ इक्वल हो गए, तो दोनों तरफ अब 70-70 बैलेंस हो गया, राइट। सेम वे फटाफट हम क्या करते हैं, कैश को बैलेंस करते हैं, स्टार्टिंग विथ कैश का पेमेंट साइड का टोटल इज 92,500। कैश के जो पेमेंट के 5 आइटम्स है उनकी टोटल आ रही है 92,500, राइट। एंड कैश के रिसिप्ट्स में जो एंट्रीज दिख रही है, 4 एंट्रीज है, उनका टोटल आ रहा है 1,57,000। कितना टोटल आ रहा है, 1,57,000। तो रिसिप्ट्स का टोटल है 1,57,000, पेमेंट का टोटल है 92,500। तो फिर से व्हाट इज द बिगर अमाउंट, 1,57,000। तो मैं दोनों तरफ 1,57,000 लिखूंगा, राइट, टोटल कॉलम में जो हमने लाइन ड्रॉ की है। एंड आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस, 1,57,000 माइनस 92,500, डिफरेंस आ रहा है 64,500। बड़ी अमाउंट दैट इज रिसिप्ट्स की अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट पेमेंट की अमाउंट 92,500, डिफरेंस आ रहा है 64,500। ये क्लियर है? फिर से ये जो कैश का डिफरेंस मिला है, इस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा एंड जो साइड छोटी है, कैश की कौन सी साइड छोटी है, पेमेंट, तो पेमेंट में लिखूंगा 64,500, राइट। तो 64,500 मेरा कैश का बैलेंसिंग फिगर है, 70,000 यानी कि नथिंग बट इस साल के एंड में, राइट, इस साल के एंड में या इस महीने के एंड में, राइट, हम जनवरी महीने का काउंटिंग करें तो जनवरी महीने के एंड में मेरे पास कैश में 64,500 बचे हैं एंड बैंक में 70,000 रुपीज बचे, राइट। ये जो बचा हुआ बैलेंस है ये महीने के एंड वाला बैलेंस है, तो उसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मंथ के एंड वाला यानी कि क्लोजिंग बैलेंस को हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, की इस महीने से हम अगले महीने उसे कैरी कर रहे हैं, इसलिए कैरिड डाउन टू नेक्स्ट मंथ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू नेक्स्ट मंथ। सो आई एम राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड ये महीने का एंड है, ये सॉरी नो, कैरिड डाउन हम महीने के एंड में लिखते हैं, तो जनवरी महीने का आखिरी तारीख 31, राइट। तो 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश 64,500, बैंक 70,000। फटाफट में इस कैरिड डाउन को उठाऊंगा एंड क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा ऑन द रिसिप्ट साइड, लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 64,500, बैंक कॉलम में 70,000, राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि नए महीने की शुरुआत। जो जनवरी में बचा हुआ बैलेंस था वो मैंने जनवरी से उठाया एंड फरवरी में लेके आया, तो मैं डेट कॉलम में लिख रहा हूं February 1, ईयर लिखने की जरूरत नहीं, February 1। तो February 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 64,500 एंड बैंक 70,000, राइट। तो यहां पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल मिलते हैं विद अ न्यू सम न्यू, बट आपको उससे पहले क्या करना है, कैश बुक का 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी करके रखना है। तो जब तक हमारा 2 कॉलम कैश बुक चलेगा आपको हर रोज मेरे लेक्चर से पहले एक फॉर्मेट रेडी करके रखना है। तो ये सम पहले कंप्लीट करो, इमीडिएटली दूसरे सम के लिए फॉर्मेट रेडी करके रखो। इज इट क्लियर? चल तो फिर कल हम और एक 2 कॉलम कैश बुक का सम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।